सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YAT की एडिटोरियल क्लास में। एक दिन के ब्रेक के बाद आप सभी से मिल रहा हूँ। कल मेरी पोस्टिंग होने की वजह से, ट्रांसफ़र होने की वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज से फटाफट से शुरू करेंगे अपने लेक्चर को रेगुलरली पहले की तरह सुबह के सेकंड एडिटोरियल के साथ। लेजिटिमेट कंसर्न है इसका टाइटल। आज का एडिटोरियल खूबसूरत लिखा हुआ है, ना केवल खूबसूरत है, एक बहुत ही अच्छे इश्यू के ऊपर भी बेस्ड है। नागालैंड में किस तरह से आर्म्ड गैंगस्टर्स अपनी जो दादागिरी करते हैं और लोगों से टैक्स के नाम पे बहुत सारा पैसा वसूलते हैं। आज के एडिटोरियल में हमने खास रखने के लिए इसको बहुत सारी ग्रामर को इंक्लूड किया है। आप सभी से सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा एक सीटिंग में देख सकते हैं एक हेडफोन को यूज़ करके, तो 6 घंटे की लर्निंग इस वीडियो में से आप निकाल लेंगे। शुरू करें फटाफट से, आओ कुछ नया सीखते हैं। कह रहे लेजिटिमेट कंसर्न, जो भी कंसर्न है, जो भी चिंता है, जो भी इश्यू है, एंग्जाइटी है, वो बिल्कुल लेजिटिमेट है। जिसने भी उठाई है बिल्कुल सही तरीके से उस चिंता को आगे लेकर के आया है। लेजिटिमेट होती है अप्रोप्रिएट हो, जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, जस्टिफाइबल हो, लीगल हो, वैलिड हो, उसको हम बोलते हैं लेजिटिमेट। तो कह रहे किसी ने कोई कंसर्न सामने लेकर के आया है, किसी इंसान ने किसी चिंता को सबके सामने लाया है, और जो भी चिंता है, कंसर्न है ना, वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, बिल्कुल सही है। मालूम चलेगा कौन सी चिंता है और कौन लेकर के आया था सामने, इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे अ फाइनल नागा पीस एकॉर्ड इज की टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। कह रहे एक फाइनल, एक आखिरी नागालैंड में पीस का अकॉर्ड यानी कि समझौता। इस वर्ड को आगे देखेंगे हम डिटेल में। कह रहे एक फाइनल नागालैंड में समझौता जो है पीस का, शांति का, वो बड़ा की है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। की मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, किस काम के लिए? मेंटेनेंस के लिए, बनाए रखने के लिए कानून और व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट में, इस राज्य के अंदर। सेंटेंस सिंपल है। पहले इसकी मैं आपको सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ सेंटेंस की, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है नागा पीस एकॉर्ड। इसकी वर्ब है पिंक के अंदर इज, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब अपने पकड़ा तो ये सेंटेंस जो है आपके सामने खुल करके गिर जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस, है ना। आपको समझ में आ जाएगा क्या काम हर वर्ड कर रहा है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब आपको पकड़वाने के लिए ही मैंने ग्रीन और पिंक पूरे एडिटोरियल में दिया हुआ है कलर्ड। हर सेंटेंस का सब्जेक्ट मैंने ग्रीन में दिया हुआ है, हर सेंटेंस की वर्ब मैंने पिंक में दी हुई है। अगर आप 10-15 दिन इस एक्सरसाइज को कर लें, आपने जितना 6 महीने में नहीं सीखा होगा ना, आप 10 दिन के अंदर उतना जो है ना अपने अंदर फील करेंगे कॉन्फिडेंस इंग्लिश के लिए। मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाएं, जहां गैप्स हो वहाँ फाइंड आउट करें क्यों आपको दैट लगा सब्जेक्ट और क्यों मेरा लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है ना। इस चीज़ को, गैप को प्लग करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। आज एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट शुरू में देखेंगे हम। ये की टू मेंटेनेंस, ये कौन सी स्ट्रक्चर है ना। की टू मेंटेनेंस, जनरली आपने पढ़ा है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना यूज़ करनी है। आई वॉन्ट टू प्ले, she wants to go, they want to eat, है ना। we went there to study, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने सीखा है। पर इस रूल की थोड़ी सी डेविएशन है ना। मैं आपको खोल करके बताता हूँ और कैसे आपको पहचानना है कहाँ पे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगी। देखना ध्यान से। अपने पास कुछ फ्रेजेज हैं, स्पेशल फ्रेजेज हैं इंग्लिश के अंदर, जहाँ पे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज नॉट अप्लाई। ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या होता है? जो टू आप देख रहे हो ना, इसके ड्यूल नेचर है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आती है जब ये एक इन्फिनेटिव का पार्ट होता है। अच्छा, अगर ये प्रेपोजिशन हो तो, अगर ये प्रेपोजिशन होगा तो इसके बाद में नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आएगा। अब प्रेपोजिशन क्या होती है? बाय, विद, ऑफ, है ना। ये सब के सब बिसाइड्स प्रेपोजिशंस होते हैं। तो टू जो है ना, जब प्रेपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा होगा, इसके बाद में नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड आएगा। अगर ये वर्ब का पार्ट होगा, इन्फिनेटिव का पार्ट होगा, तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब आपका सवाल होगा, सर मुझे कैसे पता लगेगा ये टू प्रेपोजिशन है या इन्फिनेटिव का पार्ट है? बहुत सिंपल है। इसको सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है, मैं आपको 20-25 फ्रेज बता देता हूँ जिनमें टू हमेशा प्रेपोजिशन का काम करता है। जनरली 20-25 ही है ना, 50 होंगे मैक्सिमम। आप 6 महीने पढ़ाई करोगे, उस फ्रेज की लिस्ट को पूरा कर लेना मेरे साथ। वो फ्रेजेस के बाद कोई फ्रेज ही नहीं इंग्लिश में जहां पे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आए। अब वो फ्रेजेस मैं आपको दिखा दूं फटाफट से, देख लो। विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सारे के सारे है ना। स्क्रीनशॉट लें और उसका रखें। अभी 21 फ्रेज जो है हमने अभी तक बना चुके हैं, तो 21 फ्रेज तो मैंने आपके सामने लिख दिए। इन सब के बाद क्या आएगा?
हमेशा इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि एक नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड आएगा। अब इसी में देखो की टू, देख रहे हो ना, की टू। अब ये की टू कहाँ पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पड़ा हुआ है, की टू, की टू। इसके बाद क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है, मेंटेनेंस नाम का एक नाउन आया हुआ है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी इसके अंदर आए। द सिचुएशन इज की टू मेंटेन द पीस। मेंटेन करना एक वर्ब होती है। जैसे ही आपने की टू देखा, आपके दिमाग में आना चाहिए सर इसके बाद में तो वर्ब नहीं आ सकती, अगर वर्ब आई हो तो उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड में बदल देना है। द सिचुएशन इज की टू मेंटेनिंग द पीस। आप पीछे आईएनजी फटाफट से ऐड कर देंगे इस रूल को याद करते हुए की टू के बाद में कैसे हमें यूज करना है। अब गलती कहाँ करते हैं आप, अगर आपका सेंटेंस ऐसा होगा ना, द सिचुएशन इज की टू मेंटेनेंस ऑफ द पीस, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, मैं बना दूँ क्या, मेंटेनेंसिंग ऑफ द पीस। बस आप यहाँ पे ये भूल जाते हो, रूल कहता है कि नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है और जीरेंड भी आ सकता है। अगर आपके पास वर्ब हो तो जीरेंड बना दो, अगर वर्ब ना हो, नाउन पड़ा हो तो उससे पंगे मत लो। मेंटेनेंस एक नाउन है भाई, की टू के बाद आया हुआ है, इसमें कोई झमेला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आने दो, ये तुम्हारे रूल के हिसाब से बिल्कुल सेट पड़ा हुआ है। तो मेंटेनेंस का मेंटेनेंसिंग मत बना देना, हमेशा आईएनजी बनाने की कोशिश मत करना इन वाले फ्रेजेस के बाद। और सेंटेंस देखो, दे वर अपोज टू सपोर्ट अस। अब सपोर्ट क्या होता है, एक वर्ब होती है ना, किसी को सपोर्ट करना। तो मैं क्या करूंगा, सपोर्टिंग दे वर अपोज टू सपोर्टिंग अस, है ना, वर्ब को देखा आईएनजी बना दी। अगला देखो, द एग्जाम वाज क्रिटिकल टू गेट अ गुड जॉब। एग्जाम बहुत क्रिटिकल था, जरूरी था अच्छी जॉब को पाने के लिए। गेट मतलब पाना, पाना एक वर्ब है, गेटिंग बना दिया। आपने देखा, रूल को अप्लाई कर दिया, है ना। जस्ट अ मिनट। अच्छा अगला देखो, द एग्जाम वॉज क्रिटिकल टू माई फ्यूचर। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, ये फ्यूचर का फ्यूचरिंग मत बनाया ना, बस यही समझाना चाह रहा हूँ। ये फ्यूचर का फ्यूचरिंग मत बनाया ना, जैसे गेट का गेटिंग बनाया था। फ्यूचर तो खुद ही एक नाउन है, इसके साथ पंगे नहीं लेने, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगी। समझ गए होंगे आई थिंक। मैं आपको पॉइंट जो ड्राइव होम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नाउन प्रोनाउन आए, पंगे मत लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए उसको आईएनजी में बदल देना। इन सभी फ्रेजेस के बाद बढ़ेंगे आगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, अंदर जाके टेक्निकलिटी में अपने नहीं जा रहे हैं, मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कैसे आपको प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब एक छोटी समरी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए किस बारे में लिखा हुआ है अपना एडिटोरियल। देखो, नागालैंड एक स्टेट है इंडिया की, ईस्टर्न में है, ईस्ट पार्ट में है। वहाँ पे कुछ गैंग्स हैं, कुछ क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स नहीं बोलूँगा उनको, एक्चुअल में इंसर्जेंट ग्रुप बोलूँगा मैं, जैसे माओइस्ट लोग होते हैं ना। वो लोग क्या कर रहे हैं, पिछले कई सालों से सरकार के साथ लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, नागालैंड जो है वो टोटली डिफरेंट तरीके से जो है ना उसको हम ट्रीट करें। अब वो लड़ाई तो उनके बीच की हो गई बंद, गोलीबारी आज की डेट में नहीं होती है। पर प्रॉब्लम यह है कि वो आज की डेट में इतने पावरफुल हो गए हैं कि सरकार के होते हुए भी वहाँ पे टैक्स लगाते हैं वो खुद का अपने नाम से, और लोग देते भी हैं क्योंकि डर के मारे लोगों को देना पड़ता है। अब इस बीच क्या हुआ, नागालैंड के गवर्नर साहब ने ना वहाँ आपकी सीएम को लिख दिया कि क्या हो रहा है आपके होते हुए, काहे की सरकार है आपकी जब आपके होते हुए कोई दूसरा आदमी टैक्स जो है कलेक्ट कर रहा है आपके नाम से। अब हुआ क्या इससे, पहले इसने एडिटोरियल की पूरी हिस्ट्री बताई अपने को एडिटोरियल ने कि क्यों ये लोग ऐसे टैक्स ले रहे हैं, पिछली इनकी हिस्ट्री क्या है गवर्नमेंट के साथ। फिर ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट को आगे क्या करना चाहिए, इनसे कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे इनको इन्वॉल्व करना चाहिए बातचीत में ताकि ये इस तरह के काम बंद करें। फिर तीसरी चीज़ क्या करें, गवर्नर का काम सराहनीय है, जो बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है इस आवाज़ को रेज करके, वॉइस को सबके सामने ला करके, है ना। ये इशू ऐसा है जिसके लिए बहुत ताकत चाहिए इन लोगों के साथ सामने खड़े होने की। चौथा क्या करे, गवर्नर साहब ने कई ताकतों को स्टेट गवर्नमेंट की अपने हाथ में ले लिया है। कह रहे ये काम भी ठीक नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को सुधारना है हमें, ना कि गवर्नर को बीच में पड़ के इन इंसर्जेंट ग्रुप से लड़ाई करनी है। कह रहा उससे कुछ निकलेगा नहीं, आप कुछ ऐसा करो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में पड़े और इंसर्जेंट ग्रुप्स को समझाया जाए, दबाया जाए और इनको पटरी पे लाया जाए, ना कि ये गवर्नर अकेला बेचारा खड़ा हो जाए इनके सामने अपनी जान हाथ में लेकर के। समझ गए ना। तो ये आज इसकी टोन, गवर्नर साहब की बहुत प्रशंसा की है इसने, है ना, अपलोडिंग टोन बोलूंगा अगर इस केस में देखोगे, अदरवाइज इसको एनालाइजिंग टोन बोल सकते हैं। पूरे इश्यू को इसने परत दर परत खोल करके आपके सामने बताया, एनालाइज कर रहा है, एनालाइजिंग टोन। शुरू करें फटाफट से, कोशिश करें समरी को कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की। लिखने से आप जो ग्रामर सीखते हो वो रूल्स आपके जो है ना फिर से रिवाइज होते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर बनती हैं। जरूर से लिखें, कमेंट्स में डालें। शुरू करेंगे। कह रहे बाय राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग लेटर टू नागालैंड चीफ मिनिस्टर नीपियू रियू alleging that law and order has collapsed in the state and that armed gangs who question the sovereignty
and integrity of the nation had challenged its authority by engaging in blatant extortion and siphoning of funds meant for development work. कोमा लगा, यहाँ रुक जाता हूँ, सेंटेंस लंबा हो रहा है, पहले इतना समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा राइट करके, बाय प्रपोजिशन क्या बताती है, किस काम को आपने कैसे किया, बाय राइटिंग लिख करके। अच्छा, किस चीज़ को, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर को, बहुत ही मजबूत से एक खत को, और किसको लिखा, नागालैंड के सीएम साहब को। अच्छा, कौन है ये, इनका नाम है ये। अच्छा, और दूसरा काम क्या किया, ये बाय इसके आगे भी आ गया, अलेजिंग, अलेज करके, ऐसा आरोप लगा के, ऐसा ब्लेम रख के, दैट वो क्या, कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून की व्यवस्था है, कह रहे वो क्लैप्स हो चुकी है, गिर चुकी है, वो ढह चुकी है इस स्टेट में, इस राज्य में। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या अलेज की है, अलेज किया है कि ये दैट जो आर्म्ड गैंग्स है ना, ऐसी गैंग्स जिनके पास हथियार हैं, और वो गैंग्स जो क्वेश्चन करती हैं, सवाल उठाती हैं सोवरेनिटी पे, देश की आज़ादी पे, संप्रभुता पे और इंटेग्रिटी पे, है ना, हमारे नेशन की। कह रहे आर्म्ड गैंग्स ने हैड चैलेंज किया था इसकी अथॉरिटी को, किसकी अथॉरिटी को, हमारे इस स्टेट की अथॉरिटी को, है ना, स्टेट की जो है प्रशासन को। अच्छा, कैसे भाई चैलेंज किया, इंगेज करके, बाय एंगेजिंग, एक खुलेआम, एक शर्मनाक एक्सटॉर्शन के अंदर, लोगों से पैसा उगाने के अंदर, और साइफन ऑफ करने के अंदर, गबन करने के अंदर पैसों का, और कौन से पैसे, जो कि मेंट फॉर डेवलपमेंट वर्क, जो कि आए थे डेवलपमेंट के नाम पे। कह रहे ये सारा का सारा काम करके, ये ऊपर का 5 लाइनों में, 10 लाइनों में जो काम हुआ है, सारा का सारा काम करके, अच्छा हुआ क्या, अब देखो सेंटेंस शुरू हो रहा है। गवर्नर R.N. रवि हैज थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट टू द रूलिंग नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी लेड गवर्नमेंट। कह रहे गवर्नर साहब है ना, इन्होंने थ्रो डाउन कर दिया गॉन्टलेट को, इन्होंने चैलेंज फेंक दिया है सामने, इन्होंने चुनौती दे दी है रूल करने वाली सत्ताधारी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को, लेड गवर्नमेंट को, इसकी सरकार को, इन विच, जिसके अंदर बीजेपी जो है ना, बीजेपी इज अ कोलिशन पार्टनर, एक बीजेपी भी कोलिशन के अंदर है, गठबंधन का एक हिस्सा है। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर डरना आपको बिल्कुल नहीं है, सब्जेक्ट वो मेरे साथ पकड़ते जाओ। एक काम करते हैं, पूरे सेंटेंस को मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, सारे पीसीस को जोड़ के, ध्यान देना, फोकस देना, आपकी यही आपकी सीख है इस पूरे सेशन की। कह रहा राइट करके, लिख करके, एक स्ट्रॉन्ग से लेटर को, अच्छा किसको लिखा, भाई इन सीएम साहब को, नागालैंड के थे जो। अच्छा, और दूसरा क्या काम किया, कह रहा अलेज करके, ऐसा इशारा करके, ऐसा आरोप डाल के, दैट वो ये कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, जो कानून और व्यवस्था है, कहाँ की, यहाँ की नागालैंड की, कह रहा वो क्लैप्स कर चुकी है, ढह चुकी है वो इस स्टेट के अंदर। और क्या कह दिया उन्होंने अलेज करके, कि जो आर्म्ड गैंग्स हैं, जो बंदूक और जो बारूद और असला लेकर के घूमने वाले गैंग्स हैं, जो कि क्वेश्चन करती हैं, सवाल करती हैं देश की आज़ादी पे, सोवरेनिटी पे और इंटेग्रिटी पे इस पूरे देश की, करंट गैंग्स ने चैलेंज कर दिया है इस स्टेट की अथॉरिटी को, इस स्टेट के प्रशासन को। अच्छा, चैलेंज कैसे किया, इंगेज करके, काम में लग के, और कौन सा काम, खुलेआम शर्मनाक तरीके से होने वाला एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन होता है लोगों से जबरदस्ती पैसा निकलवाना। अच्छा, और कौन सा काम, साइफन ऑफ करने का काम, गबन करने का काम, फंड्स को, पैसे को। अच्छा, कौन से पैसे हैं, जो कि मेंट फॉर डेवलपमेंट वर्क के लिए, जो कि जिनका एक ही उद्देश्य है, लोगों की डेवलपमेंट करना है ना, विकास करवाना। कह रहा है ये पूरा काम इस लेटर के अंदर लिख करके, ये गवर्नर साहब है ना, R.N. रवि, यही ऑथर है इस लेटर के, है ना, ये गवर्नर साहब, इन्होंने थ्रो डाउन द गॉन्टलेट कर दिया है, इस ईडीएम को यूज करके इन्होंने चैलेंज कर दिया है किसको, रूलिंग नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी लेड गवर्नमेंट को। तो ये एक पूरी पार्टी का नाम है, इसके द्वारा अगुवाई में जो सरकार है उसको इसने कर दिया है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अच्छा, कौन सी सरकार है, कह रहे जिसके अंदर इन विच, जो बीजेपी है, गठबंधन का एक पार्टनर है, गठबंधन का एक हिस्सेदार है। आई थिंक अब समझ गए होंगे, लिखने वाले ने पूरा दम लगाया होगा लिखने में, आपको भी समझने में पूरा दम लगा होगा, पर अगर आप सब्जेक्ट वो पकड़ रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट वो पकड़ रहे हैं, तो बहुत इजी है आपके लिए पढ़ना। अब मैं आपको बता दूं, ये लिखना बहुत ही हार्ड होता है, इस तरह के सेंटेंसेज जैसा कि इसने लिखा है ना, बहुत ही मास्टरी चाहिए अगर आपको ऐसा लिखना हो। आप भी सीख सकते हैं अगर आप रोज़ राइटिंग स्किल्स जो हैं अपनी प्रैक्टिस करें तो, है ना। चलो, अब सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। देखने वाली चीज़ें क्या है भाई, सब्जेक्ट वो पकड़ने के बाद सारे बच्चे इसके अंदर जो है वोकैबुलरी वर्ड्स में एक एक करके आपको बता देता हूँ। कोलैप्स होना, ढह जाना, लॉ एंड ऑर्डर आप जानते हैं, ऐसी गैंग्स जो आर्म्ड हैं, आर्म का मतलब होता है हथियार, आर्म का मतलब होता है बाजू। जब आप आर्म्ड नाम के एडजेक्टिव को यूज करते हो ना किसी चीज़ से पहले, उसका मतलब होता है किसी चीज़ जिसके पास बहुत सारे हथियार हो। आर्म्ड गैंग्स, आर्म्ड क्रिमिनल, आर्म्ड ट्रूप्स, समझ गए ना। अब इनके पास बाजू नहीं है, इनके पास हथियार है। वो आम बाजू वाला आम नहीं लगेगा यहाँ हथियार वाला आम लगेगा, है ना। अच्छा,
एक्सटॉर्शन मैंने आपको बता दिया। साइफन ऑन करना, गबन करना, गबन करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे और कूल वर्ड्स हैं अपने पास जो कई बार अपने से पूछे जाते हैं। एम्बेजल, एम्बेजल गबन का इंग्लिश में बोला जाता है एम्बेजल। इसका सिंपल जो सिनोनिम है वो है मिस एप्रोप्रिएशन, और दो अच्छे भी हैं, परलॉइन और परक्यूलेट, है ना। सबका मतलब क्या है, पैसे चुरा करके अपने काम में यूज कर लेना, सरकारी पैसों को गबन करना। अच्छा अब आ जाओ, यहाँ पे अच्छी इडियम यूज की है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई तीनों इडियम्स बता देता हूँ ताकि एक कॉन्टेक्स्ट में एक ही हिस्से के अंदर दिमाग के आप तीनों को बिठा पाएं। एक जैसी इडियम्स है तीनों की तीनों। देखो, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट या ग्लव, दोनों का मतलब एक ही होता है। गॉन्टलेट और ग्लव एक ही बात है। गॉन्टलेट होता है ऐसा ग्लव जो मुक्केबाजी के अंदर आपके हाथ को टूटने से बचाए, ऐसा समझ लो आप, है ना। तो ग्लव दस्ताना और गॉन्टलेट मतलब स्पेशल दस्ताना। जब आप थ्रो डाउन द गॉन्टलेट करते हो ना, अब गुस्से में आकर के अपने अपोनेंट को क्या बोलते हो, ऐसी तैसी तेरी और ये ग्लव मैंने फेंक दिया, आजा तू मेरे साथ, अब मैं बेयर नकल तुझसे फाइट करूंगा। कहने का मतलब क्या है, ये इडियम बता रही है आप किसी को चैलेंज कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो आजा तेरे को मैं अभी देखता हूँ, ठीक है ना। तो गवर्नर साहब ने भी यही बोला सरकार को, आओ तुम्हें मैं अभी देखता हूँ, तुम्हारे होते स्टेट की ऐसी हालत है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो डाउन द ग्लव, दो इडियम्स हैं। इनसे मिलती जुलती दूसरी इडियम है थ्रो वंस हैट इन द रिंग। रिंग के अंदर आपने अपनी हैट फेंक दी, मतलब मैं रिंग के अंदर मौजूद हूँ, तुम ऐसा समझ लो, कौन आएगा मुझसे लड़ने हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ। तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, थ्रो वंस हैड इन द रिंग, दोनों का मतलब है टू चैलेंज समबडी, समझ गए ना। अब इसके ऑपोजिट है थ्रो इन द टॉवल। अब देखो एक टॉवल है ना, टॉवल जैसे टॉवल फेंकोगे, आपने चैलेंज नहीं किया किसी को, आपने कर दिया सरेंडर, है ना, गलत लिख दिया मैंने, आपने कर दिया सरेंडर। टॉवल फेंकने का मतलब क्या है, अभी मुझे रेस्ट दे दो, अभी मैं और फाइट नहीं कर सकता हूँ, टॉवल मैंने फेंक दिया है, अब मेरे को थोड़ी सी रहम करो, अब मैं आपसे नहीं लड़ सकता। थ्रो डाउन द, थ्रो इन द टॉवल, ठीक है ना। तीनों को एक साथ रखें दिमाग में, टॉवल से याद रखें, टॉवल का मतलब सरेंडर है, दस्ताने ग्लव और हैट का मतलब है किसी को चैलेंज करना। आगे बढ़ते हैं, और तो इसमें कुछ देखने वाला नहीं है ना, समझ गए होंगे आई थिंक। चलो, कह द गवर्नर वेंट ऑन टू राइट दैट फंक्शंस such as transfer and posting of officials who are in charge of law and order above the district level will be done with his approval as proposed under Article 371A(1)(b of the Constitution, ठीक है ना। करे गवर्नर साहब वेंट ऑन चले गए, इतना आगे बढ़ गए। वेंट ऑन मतलब होता है किसी काम में भावनाओं में आगे बह जाना, किसी काम को करते जाना। तो कह रहे करते करते इस लेटर को, खत को लिखते लिखते गवर्नर साहब इतना आगे बढ़ गए कि वो ये लिख बैठे टू राइट क्या, कि फंक्शंस जो है ना, काम है सच है, जैसे कि ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑफिशियल्स की, अधिकारियों की। अच्छा कौन से अधिकारी, जो कि चार्ज में है लॉ एंड ऑर्डर के, पुलिस के जो कि चार्ज में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो चार्ज में है, और कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर, है ना। करेक्ट, गवर्नर साहब इतना आगे बढ़ गए कि ये जो फंक्शंस है ना, विल बी डन विद हिज अप्रूवल, इन्होंने बोल दिया मेरी अप्रूवल से ही ये फंक्शन होंगे। करेक्ट, जैसा प्रपोज भी किया गया है, जैसा बताया भी गया है कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के अंदर, इस हमारे संविधान के इस कलम के धारा के अंदर, समझ गए ना। तो कह संविधान का सहारा लेते हुए गवर्नर साहब ने बोल दिया अब सीएम नहीं करेगा कोई काम, मैं करूंगा, अगर किसी भी पुलिस के अधिकारी का ट्रांसफर करना है तो मुझसे आप पूछोगे। समझ गए होंगे सेंटेंस। सेंटेंस में देखने वाली चीज, ऊपर आया गवर्नर आर एन रवि, नीचे आया द गवर्नर। यहाँ पे द क्यों नहीं आया, बार बार इसलिए बताता हूँ मैं, आपका ध्यान इतनी बार जाए तो आप देख देख कर फटाफट देखते ही बता दें। आप है ना, सर बार बार इस एरर को बताते हैं तो मुझे भी समझ में आ गई। अगर आपके पास कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी पोस्ट हो, है ना, गवर्नर हो, मैनेजर हो, पीएम सीएम हो, कोई भी हो, अगर उसके बाद उसका नाम आ जाए ना, अगर उसके बाद उसका नाम भी आ जाए ना, तो आप द नहीं लगाएंगे। अगर उसका नाम ना आए, मान लो सीधे सीधे उसकी डेजिग्नेशन आए, तो आप द लगाएंगे। द सीएम ऑफ दिल्ली, ये ठीक है। द सीएम ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल, ये गलत है। अब अरविंद केजरीवाल आ गया ना, तो द को निकाल दो। ये द लगा के हम वही बताते हैं कि खास आदमी है, जैसे ही आदमी का नाम लिखा इस द का कोई मोल नहीं रह जाता, इसलिए इस द को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे, सिंपल है एडिटोरियल, आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, वहाँ देखेंगे। कर इन अ वे, एक तरीके से, इन अ वे, एक रास्ते से, ही वॉज ओनली वॉइसिंग द कंसर्न्स ऑफ सेक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी, वो महज वॉइस कर रहा था, आवाज़ दे रहा था कंसर्न्स को, चिंताओं को, समाज के सिविल सोसाइटी के सेक्शंस की। कह रहा और किस में, ओवर द स्लाइड इन लॉ एंड ऑर्डर, जो कंसर्न थे ओवर, ऊपर स्लाइड के अंदर, फिसलन के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर की, कानून और व्यवस्था की। तो कह रहे एक तरीके से जो भी गवर्नर साहब ने कहा, उन्होंने वॉइस किया, आवाज़ दी उन चिंताओं को समाज के सिविल सोसाइटी की, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के फिसलने के ऊपर है इस स्टेट के अंदर। अब यहाँ पे सेमी कॉलम लगा के एक नया क्लॉज शुरू करेगा, कुछ इसी से मिलती जुलती बात करेगा। कह रहा इलीगल कलेक्शंस बाय आर्म ग्रुप्स
हैव बीन एन इशू फॉर सेवरल ईयर्स। ये जो इलीगल कलेक्शंस है ना, बिना बात की, बिना कानून के जो कलेक्शंस हैं टैक्स की, आर्म ग्रुप्स के द्वारा, हथियारबंद गैंग के द्वारा, कह रहा है ये रही हैं एक इश्यू सेवरल ईयर्स के लिए, बहुत सालों के लिए। समझ गए ना? अगर एक तरीके से गवर्नर साहब ने वही बोला जो सिविल सोसाइटी, वहाँ का नागरिक समाज बहुत सालों से कहता आ रहा है। सेंटेंस में देखने वाली दो खूबसूरत चीज़ें हैं, ध्यान से देखना। वॉइस आपने आज तक सुना है, एक नाउन होता है वॉइस, मतलब आवाज़। वॉइस को आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ को आवाज़ देना। ही वॉइस्ड आवर कंसर्न्स, हमारी चिंता को उसने आवाज़ दी। हम तो नहीं बोल पाए पर हमारी तरफ से वो बोल गया। समझ गए ना? हमारी चिंताओं को वॉइस देने का काम हो गया, ही वॉइस्ड आवर कंसर्न्स। तो एक नाउन है, एक वर्ब की तरह भी काम करता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इंग्लिश में 60-70% नाउन ऐसे ही हैं जो वर्ब और नाउन फॉर्म दोनों तरीके से यूज़ होते हैं, है ना? चलो, हैव बिन जब भी अकेला आ जाए, आपको पता है एक स्टेट को बताता है, एक लिंकिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है पर कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। इट हैज़ बिन दिस वे, ये ऐसा ही रहा है, ऐसा ही रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा इसमें, ये ऐसा रहा है ना? हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन एक लिंकिंग वर्ब है प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन इट्स रिस्पॉन्स, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता है ना, सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे, V3 तो नहीं आ रही यहाँ पे, है ना? V3 आने की जरूरत क्या है, ये बीन क्या होता है, V3 तो होती है, हैव के बाद आ रही है ना, ये V3 है। कह रहा है इन इट्स रिस्पॉन्स टू द लेटर द इंसर्जेंट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम इसाक म्यूवा, which has been observing a ceasefire with the government for last 23 years, has said. The group was only engaged in collecting taxes, suggesting that the governor was not inaccurate in his description. सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। कह रहा इन इट्स रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रिया में, अपने जवाब में, और किसके लिए, टू दिस लेटर, इस लेटर के लिए। कह रहे इस लेटर के जवाब में, अपनी प्रतिक्रिया में, जो इंसर्जेंट, ये वाला ग्रुप है ना जिसका नाम अजीब सा है, लंबा सा है, इंसर्जेंट मतलब बागी है, देश के खिलाफ है। कह रहे ये वाला जो ग्रुप है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि मना रहा है एक सीज फायर को, जो है गोली गोली ना चलाने के काम को, फायर को सीज करने को सरकार के साथ लास्ट 23 सालों से। कह रहे इस ग्रुप ने ना, अब इसके बाद आगे हैज सेट, कह रहे इस ग्रुप ने ऐसा कह दिया है कि ग्रुप जो है महज इंगेज्ड है, इन्वॉल्व है कलेक्ट करने में टैक्सेस को, सजेस्ट करते हुए इस बात को कि गवर्नर जो है ना नहीं था इनएक्यूरेट अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। गवर्नर ने बोला ये पैसे चुराते हैं लोगों से, पैसे मांगते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं। इन्होंने बोला हम पैसे मांगते हैं पर वो टैक्स है। कह रहे इस बात से ये सजेस्ट हुआ जो गवर्नर ने बोला वो गलत नहीं है, गवर्नर वॉज नॉट इनएक्यूरेट इन डिस्क्रिप्शन। समझ गया? आई थिंक सेंटेंस को समझ में हो गया ना क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर के सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ लेना, आपके सामने है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आ गई हैज सेट। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब आ गई हैज बीन ऑब्जर्विंग, है ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, कोई काम पहले से होता आ रहा है और आज भी चल रहा है। इसकी निशानी एक और होती है, इसके साथ में क्या आता है, सिंस या फॉर लास्ट 23 ईयर्स, सिंस 2018, है ना? इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। इंसर्जेंट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसको बागी बोल सकते हैं, रिबेलियस बोल सकते हैं, सेडिशियस बोल सकते हैं। बागी तो ऑफकोर्स हिंदी का वर्ड है, समझाने के लिए लिखा मैंने आपको। रिबेलियस और सेडिशियस दोनों वर्ड्स को नोट करें, इंसर्जेंट के बारे में कुछ बताते हैं। तो ये इतने अनपढ़ लोग हैं, ये यूं कह रहे हैं हम तो टैक्स जो है ना बड़े भोले मन से कह रहे हैं हम तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं। अरे भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी धारा में लिखा है कि आप किसी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो बिना सरकार की हिस्सेदारी के, है ना? तो ये ऐसा इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बट दिस लेटर हैज़ पुट द स्टेट गवर्नमेंट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कह रहे इस लेटर ने पुट कर दिया, रख दिया है स्टेट गवर्नमेंट को एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, बहुत ही खराब अवस्था के अंदर, बहुत ही खराब सिचुएशन के अंदर, है ना? क्योंकि इससे मालूम क्या चला, गवर्नमेंट के होते हुए टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, सबके सामने आ गया, पूरे देश के सामने गवर्नमेंट के होते ऐसा काम हो रहा है। कोई नागालैंड से तो जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ये बातें कितनी सच है ना, अपने को तो पता ही नहीं है बातें। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। लास्ट वाले में हिज लेटर सब्जेक्ट है, हैज़ पुट अपनी वर्ब है, हैज़ के बाद V3 आती है। यहाँ पे मैं 5 सेकंड का पॉज लूँगा, मुझे बताना पुट की V3 हमने क्यों नहीं लगाई, ऐसा कौन सा रूल यहाँ बीच में फंस गया कि हमें पुट की V3 नहीं लगानी पड़ी आज, बताना जरूर, है ना? चलो आज मंगलवार है, मंगलवार को कभी भी पुट कट वुट की इनकी V3 नहीं लगाते अपने, पता है ना आपको भाई, याद कर लेना। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी V1 V3 V2 V3 सब बराबर होती हैं, है ना? कई बार मैं लिख चुका हूँ, फिर लिख देता हूँ, कहीं नोट कर लेना, बहुत कंफ्यूज होते हो आप। पुट, कट, अच्छा रीड, अच्छा स्प्रेड, कास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, बर्स्ट,
और भी हैं, है ना। मोटी मोटी तो ये हैं जिन पे सब कंफ्यूज हैं। ये कट पुट पे तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। कटेड देखा मैंने बहुत बार, कटेड है ना, हिट होती है, हिट, हिट को हिटेड लिखा है, ही हिटेड मी, ऐसा कुछ नहीं होता अंग्रेजी में, मत करा करो ऐसे काम, है ना। मंगलवार बुधवार का कोई कनेक्शन नहीं है, V1 V2 V3 इनकी बराबरी रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन देखना। अब मैं आपको इसमें ना आपकी लेवल बताता हूँ इंग्लिश का। अगर आप सिंपल बिगनर लेवल के हो तो डिफिकल्ट सिचुएशन आप लिख दोगे, है ना, द सिचुएशन वॉज वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा सा लेवल आपका ऊपर अच्छा आएगा ना, तो आप क्या लिखने लगोगे, डायर स्ट्रेट्स। बता रहा हूँ मैं आपको इसकी वोकैबुलरी कैसे आगे आगे बढ़ती है। डायर स्ट्रेट का मतलब क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। डायर मतलब रिस्की, स्ट्रेट होता है पानी के बीच में थोड़ी सी जगह होती है ना, बड़ी रिस्की जगह होती है वो ना, स्ट्रेट बोलते हैं, जल डमरू मध्य हिंदी में। तो डायर स्ट्रेट मतलब एक रिस्की सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे थोड़ा सा और ऊपर आओगे आप बोलोगे प्रेडिकामेंट, है ना, ये और अच्छी वोकैबुलरी है। इसका मतलब ये होता है बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन। थोड़ा और ऊपर आओगे आप बोलोगे इम्ब्रोग्लियो। ये आप जनरली अमेरिकन जो है ना वोकैबुलरी के अंदर, अमेरिकन न्यूज़पेपर में इस वर्ड को देखोगे, इम्ब्रोग्लियो। इससे थोड़ा सा और ऊपर आओगे तो ये होगा क्वैगमायर, जो कि स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। राइटर्स को इसी तरीके से लिखना चाहिए। क्वैगमायर होता है दलदल, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। तो आप देखो अपना लेवल क्या है, आपको ऐसे लेवल से ऊपर यहाँ तक आना है, स्टेप बाय स्टेप अपनी वोकैबुलरी को दुरुस्त बनाते हुए, है ना। पांचों वर्ड्स को नोट करें। चलो आगे बढ़ते हैं। कर द मच टाउटेड पीस अकॉर्ड विद द इंसर्जेंट ग्रुप्स involved in the long-standing Naga conflict is yet to be achieved. Despite the center's push to conclude it last year. कह रहा है जो मच टाउटेड है ना, जिसको बहुत ज़्यादा टाउट किया गया है। मच मतलब ज़्यादा, टाउट मतलब किसी चीज़ को शो ऑफ करना, किसी चीज़ के गुणगान करना, बड़ा जोर जोर से किसी को चिल्लाना, है ना। तो कह रहे बहुत चिल्लाया हुआ, टाउट किया हुआ, एडवर्टाइज किया हुआ, प्रेस किया हुआ, शो ऑफ किया हुआ ये जो पीस अकॉर्ड है, जो ये समझौता है शांति का, किसके साथ, इस बागी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ जो कि इन्वॉल्व हैं इस लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से बरकरार नागा कॉन्फ्लिक्ट में, नागालैंड की इस लड़ाई में। कह रहे ये जो पीस अकॉर्ड है ना, अब इसकी वाव आगे इस, ये है येट टू बी अचीव्ड, अभी भी अचीव किया जाना बाकी। बात आपने बहुत की है, 5-7 साल हो गए, अभी तक इसको आपने पाया नहीं है इस पीस अकॉर्ड को। अच्छा क्यों नहीं पाया, कह रहे डिस्पाइट बावजूद सेंटर के उस पुश के, उस ड्राइव के, उस दबाव के, जो कि ये कंक्लूड करने का, इसको पूरा करने का लास्ट ईयर, पिछले ही साल। तो पिछले साल से सेंटर पुश कर रहा है कि मैं इसको पूरा कर दूंगा, बावजूद इसके इस काम को सेंटर नहीं कर पाया। समझ गए सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस के अंदर अभी अपना मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट आज का फटाफट पहले उसको देखेंगे। वोकैबुलरी बता देता हूँ पहले आपको, है ना। टाउट करना, किसी चीज़ को एडवर्टाइज करना, प्रेस करना, शो ऑफ करना। आप इसको ऐसे रिलेट करके रखें, जैसे चुनाव हो रहे होते हैं तो वो रिक्शा पे और जो है ना व्हीकल्स के ऊपर बोलते हुए जाते हैं ना, हमारा प्रतिनिधि जीतेगा, हमारा उम्मीदवार जीतेगा, तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो टाउट कर रहे होते हैं उस समय ना, बातें कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी, शायद बाद में पूरे भी ना कर पाए। तो ये मच टाउटेड था पीस अकॉर्ड। पीस अकॉर्ड में अकॉर्ड एक नाउन है, अकॉर्ड एक वर्ब भी होती है। कन्फ्यूजन ये होती है आपको, आप पकड़ नहीं पाते हो कब कौन सा काम क्या करेगी, क्योंकि दोनों के मतलब अलग अलग हैं। नाउन का मतलब होता है एग्रीमेंट, पैक्ट या डील। वर्ब का मतलब होता है अप्रूवल देना, किसी को इजाज़त देना, अपनी रजामंदी देना। अकॉर्ड वर्ब की फॉर्म में। एग्जाम्पल में देखो, द टू कंट्रीज साइंड एन अकॉर्ड टू एंड टेंशंस रिलेटेड टू बॉर्डर। दोनों कंट्रीज ने साइन किया एक अकॉर्ड को, एक समझौते को एंड करने के लिए टेंशंस को, जो कि रिलेटेड थी बॉर्डर से। अच्छा एक सेंटेंस को दूसरे को देखो, सरकार ने, द गवर्नमेंट डिड नॉट अकॉर्ड अ वार्म वेलकम टू द इंटरनेशनल गेस्ट। सरकार ने अकॉर्ड नहीं किया, नहीं दिया, डिड नॉट अकॉर्ड, नहीं दिया एक वार्म वेलकम, गर्मजोशी से स्वागत इंटरनेशनल गेस्ट को, जो बाहर से गेस्ट आया था उसको, है ना। यहाँ पे अकॉर्ड वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे अकॉर्ड इस साइन वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैंने सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने मार्क किया, देखो कितना इजी है। सब्जेक्ट ग्रीन है, वर्ब पिंक है ना, वर्ब रेड के अंदर है। अगर आप इस काम को कर सकते हो ना, आपने बहुत हद तक अपने इंग्लिश के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। इंग्लिश आपकी गुलाम हो जाएगी, सच बोल रहा हूँ मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करता हूँ मैं, फिर भी बता दूँ, इंग्लिश आपकी गुलाम हो जाएगी अगर आप पार्सिंग को थोड़ा सा भी सीख लेते हो, 60-70% भी सीख लेते हो ना, तो काम बन जाएगा आपका। पार्सिंग कैसे सीखना है आपको मालूम है, मेरी पूरी ग्रामर सीरीज जो मैं चला रहा हूँ 15-16 वीडियोज़ आई हैं, पार्सिंग के ऊपर ही बेस्ड है। सारी ग्रामर को मैं ऐसे लॉजिक के साथ समझाता हूँ। अगर आप आज भी नए हो, टाइम निकाल करके किसी संडे को 10-12 घंटे की ग्रामर है, 2 वीक में आप पूरा कर सकते हो। दिखा देता हूँ चैनल पे कहाँ रखी है, जस्ट अ मिनट, ये देख लेना। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YT होम पेज के ऊपर रखिए। तो पार्सिंग इज योर पावर। जैसे ही आप पार्सिंग करोगे, हर वर्ड की औकात आप दिखा दोगे, कुछ आपसे छुपा नहीं रह जाएगा। एरर चीक चीक करके सेंटेंस में से आपको बताया करेगी मैं एरर हूँ, है ना। चलो अब इसमें कॉन्सेप्ट अपना आज का इन्वॉल्व, ध्यान से देखना। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन चेंज करते ही अपना मतलब बदल देते हैं। एक इनकी पोजीशन होती है नाउन से पहले, एक इनकी पोजीशन होती है नाउन के बाद।
आपके पास चॉइस होती है, चाहे आप जिस नाउन के पहले आप यूज़ करना चाह रहे हो उसके पहले यूज़ कर लो या उसके बाद में यूज़ कर लो, पर आपके पास ये चॉइस नहीं होती है ना, उसका जो है ना मतलब बदल जाएगा। यूज़ आप कर सकते हो पर मतलब सही नहीं रहेगा अगर आपने पहले या बाद में उलटफेर कर दिया। ध्यान से देखो, एक बार में समझ जाओगे। ही वॉज लेट अगेन, हर लेट हस्बैंड वॉज अ मरीन। वो लेट था फिर से एक बार। लेट का मतलब क्या है? वो था थोड़ा सा देरी से। अच्छा, कौन था? ही सब्जेक्ट है, लेट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट मतलब इस नाउन के कॉम्प्लीमेंट को ये एडजेक्टिव पूरा कर रहा है, इस नाउन के बाद में आ रहा है ना, तो इसकी पोजीशन नाउन से बाद में होगी ना, तो इसका मतलब होगा लेट का देरी से। ही वॉज लेट अगेन, लेक्चर वॉज डिलीवर्ड लेट। समझ रहे हो ना, इसके बाद में आएगा नाउन के तो करेगा देरी से काम। अब दूसरा सेंटेंस देखो, हर लेट हस्बैंड वॉज ए मरीन। उसका देरी से आने वाला हस्बैंड एक मरीन था। मरीन क्या होता है? एक फौजी होता है जो अपने अमेरिका का फौजी होता है ना, ये नेवी वेवी के अंदर काम करते हैं, अच्छे फौजी होते हैं। अब देखो, ये लेट हस्बैंड का मतलब क्या है? देरी से आने वाला हस्बैंड है ना। घर भी देरी से आता था, सब काम देरी से करता था, सुबह देरी से उठता था, है ना, ऑफिस भी देरी से आता था, ऐसा ही होगा ना। लेट का मतलब देरी से होता है। पर ध्यान देना, हस्बैंड के लिए यूज हुआ है, हस्बैंड से पहले आ रहा है, पोजीशन चेंज हो गई है। लेट की पोजीशन जब नाउन से पहले होती है उसका मतलब होता है स्वर्गवासी। हर लेट हस्बैंड मतलब हर एक्स हस्बैंड या हर डेड हस्बैंड, है ना। इन अदर वर्ड्स, जो उनके मृतक पति हैं वो एक मरीन हुआ करते थे। तो देखो, एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आएगा तो मतलब डेड बना देगा उस नाउन को, नाउन के बाद में आएगा तो मतलब उसको देरी से आने वाला बना देगा। अब ऐसे और भी हैं अपने पास, है ना। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया मेरे साथ। शी वॉज कंसर्न्ड, वो बड़ी चिंतित थी। आई मेट द कंसर्न वुमन, मैं मिला एक चिंतित औरत से, कंसर्न औरत से जो बहुत कंसर्न थी, बहुत एंशियस थी, बहुत परेशान थी। तीसरा देखो, आई मेट द वुमन कंसर्न, मैं मिला उस औरत से जो कंसर्न थी। अब देखो इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है। आई मेट द कंसर्न वुमन, कंसर्न वुमन से पहले आ रहा है। आई मेट द वुमन कंसर्न, कंसर्न वुमन के बाद आ रहा है। ये जो कंसर्न है ना, इसका मतलब क्या है? वो वुमन जो रिलेटेड है। मान लो 20 वुमेन है, 20 वीमेन है सामने, है ना, मुझे उनमें से एक से मिलना है और उससे मिलना है जो मेरे मैटर से कंसर्न्ड है ना। तो मैं क्या बोलूँगा? आई मेट द वुमन कंसर्न्ड, मैं उस औरत से मिला जो कंसर्न थी, जो मेरे मैटर से रिलेटेड थी, है ना। यहाँ मान लो मैं वुमन की जगह लिख दूँ रिपोर्टर, लिख दूँ रिपोर्टर, या यहाँ पे डॉक्टर लिख दूँ, या यहाँ पे इंजीनियर लिख दूँ, ऑफिसर लिख दूँ। उसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं उस ऑफिसर से मिला, उस इंजीनियर से मिला, उस बाबू से मिला, उस क्लर्क से मिला जो कंसर्न था, जिससे मुझे मिलना चाहिए था, जो मेरे मैटर से रिलेटेड था। तो कंसर्न जब नाउन से पहले आ जाए तो इसका मतलब होता है चिंतित, बहुत परेशानी में। कंसर्न जब नाउन के बाद में आ जाए इसका मतलब होता है रिलेटेड, जिसका संबंध हो हमारे काम से, है ना। एक ही एडजेक्टिव दो काम करता है। लिंकिंग वर्ब के बाद में भी ये चिंता बताने वाला ही काम करता है। शी वॉज कंसर्न, बहुत वो चिंतित थी, बहुत परेशान थी। अब अगला देखो, शी वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, पुलिस बस्टेड द इन्वॉल्व प्लॉट इन द एंड। एडजेक्टिव है इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व थी कि एक्सीडेंट के अंदर, एक एक्सीडेंट में शामिल थी, एक एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व थी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? पुलिस ने बस्ट कर दिया, पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया उस प्लॉट का, उस स्कीम का, आखिरकार इन द एंड जाकर के। अब कैसी स्कीम थी? इन्वॉल्व स्कीम थी। नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आकर के बता रहा है ये स्कीम जो बड़ी ट्विस्टेड थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा थी। पुलिस ने भंडाफोड़ किया, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही इन्वॉल्व प्लॉट का लास्ट के अंदर। अब यहाँ पे पेचीदा मीनिंग क्यों आया? क्योंकि प्लॉट से पहले आ रहा है इन्वॉल्व, और यहाँ पे वो इन्वॉल्व कैसे थी? क्योंकि शी के बाद में आ रहा है इन्वॉल्व। समझ गए ना। तो इन्वॉल्व जब नाउन के बाद में आएगा तो आप उस काम में शामिल होते हो। इन्वॉल्व जिस नाउन से पहले आएगा उस नाउन का मतलब बना देगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पेचीदा। द इन्वॉल्व क्वेश्चन, है ना, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन। द इन्वॉल्व डाउट, बहुत ही पेचीदा डाउट। समझ गए ना, पहले आए तो पेचीदा, बाद में आए तो शामिल। अगला देखो, प्रेजेंट सिचुएशन वॉज रिस्की, द मैन प्रेजेंट इन द कोर्ट वॉज ए लायर। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हाल की सिचुएशन है, बहुत रिस्की थी, बहुत ज़्यादा जो उसमें जोखिम भरा हुआ था। अब देखो यहाँ पे आदमी हाल वाला कोर्ट में एक लॉयर था। अब यहाँ पे हाल की बात नहीं हो रही, करंट की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है आदमी जो हाजिर था कोर्ट में वो एक लॉयर था। तो प्रेजेंट किसी चीज़ से पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। इसका काम होगा हाल की चीज़ को बताना, मौजूदा चीज़ को बताना, मौजूदा वाला मीनिंग देगा। और प्रेजेंट जब किसी नाउन के बाद में आएगा तो एक कैसा मीनिंग देगा? जो अभी है, जो हाजिर है ना। द मैन प्रेजेंट, द वुमन प्रेजेंट। समझ गए ना, जो प्रेजेंट होगा, हाजिर होगा, उसके बाद में मैं प्रेजेंट लगा के बताऊंगा वो हाजिर है। लास्ट में एक और अच्छा है, ध्यान से देखना, रिस्पॉन्सिबल। शी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ रिस्पॉन्सिबल मैन, उसने हमेशा कोशिश की एक जिम्मेदार आदमी को ढूंढे, है ना। उसको एक जिम्मेदार आदमी चाहिए था एज एन हस्बैंड, एज एन बॉयफ्रेंड, तो उसने शी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ रिस्पॉन्सिबल मैन। अब इसी को मैं रिस्पॉन्सिबल को ट्विस्ट कर देता हूँ, शी इज ट्राइंग टू फाइंड द मैन रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग हर डॉग। उसके कुत्ते पे किसी ने गाड़ी चढ़ा दी है ना, वो ट्राई कर रही है फाइंड करने की उस आदमी को जो जिम्मेदार है उसके कुत्ते पे गाड़ी चढ़ाने के लिए, उसके डॉग को किल करने के लिए। यहाँ पे मैन के बाद में रिस्पॉन्सिबल आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है किसी गलत काम के लिए जवाबदार, और यहाँ पे मैन से पहले रिस्पॉन्सिबल आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है ऐसा आदमी जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। समझ गए ना, ये पॉजिटिव वाला रिस्पॉन्सिबल है, समझदार जिम्मेदार आदमी है ना, जो अपने वर्ड्स अपनी बातों को हमेशा बना करके रखता है। यहाँ पे जो बाद में आ रहा है ना रिस्पॉन्सिबल, ये उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस गलत काम के लिए जो कि इसके कुत्ते को मारने का था। समझ गए, पहले आए तो जिम्मेदार, बाद में आए तो नेगेटिव सेंस के अंदर किसी काम के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार। अब इनको साफ साफ नोट करें, ये 5 या 7 ही हैं, एक बार आपको लिखना है कहीं किसी उसकी डायरी के अंदर। आज मैंने 5 करवा दिए हैं, 3 और हैं, मैं अगले किसी चैप्टर के अंदर आपको करवाऊंगा, एक साथ इनको लिखना है ना। फटाफट से क्विज के क्वेश्चन हैं आपके, 5 के अंदर जो एडजेक्टिव्स आपको मिल रहा है उन एडजेक्टिव्स की पोजीशन को चेक करो और मुझे बताना। अगर उनकी पोजीशन सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उनकी सही करके मुझे आप बताएंगे, है ना। प्रेजेंट है, आप बताओ मुझे पीएम से पहले आना चाहिए था बाद में आना चाहिए था, अगर बाद में आना चाहिए तो नो एरर, अगर पहले आना चाहिए था तो पहले आने वाला मुझे लिख करके सही सेंटेंस जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका लेवल अच्छा होता है। किसी की मुझसे शिकायत थी, सर आपने क्विज तो बहुत अच्छे दे रखे हैं, बहुत अच्छे लेवल के दे रखे हैं। यार मुझसे शिकायत कर दोगे, एग्जामिनर से करोगे क्या बाद में जाके? आपको क्या मीठी मीठी गोलियां चाहिए क्या मुझसे, है ना? ऐसा क्वेश्चन दूं जो आप देखते बता दो, क्या मतलब? ऐसे टाइम खराब होने का क्या मतलब है? थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे लाइफ में तभी आगे बढ़ोगे ना यार। सीखना पड़ेगा नई चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ही अपने को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मीठी गोलियां नहीं देता मैं आपको, है ना, अच्छे लेवल के कुछ बना के देता हूँ। बढ़ेंगे आगे फटाफट से। कह रहा है मिस्टर रवि हैज़ रिमेंड द सेंटर्स इंटरलोक्यूटर, अ पोजीशन ही टुक अप इन 2015 इवन आफ्टर बिकमिंग द स्टेट गवर्नर इन अगस्त 2019। रवि साहब हैं वो रिमेन रहे हैं, हैज़ रिमेंड बने रहे हैं सेंटर के बीच बचाव करने वाले आदमी, इंटरलोक्यूटर। इस वर्ड को भी तोड़ेंगे, अभी ध्यान से देखो। वो रहे हैं सेंटर के इंटरलोक्यूटर, बीच बचाव करने वाले आदमी, बीच में बातचीत करवाने वाले एजेंट। कह रहा है एक पोजीशन ऐसी जो है इंटरलोक्यूटर की जिसको इन्होंने टेकअप किया था, जिसको इन्होंने चार्ज लिया था 2015 के अंदर। अच्छा कब? इवन आफ्टर, यहाँ तक कि बाद में, और क्या बिकमिंग बनने के, क्या चीज़? स्टेट के गवर्नर अगस्त 2019 के अंदर। तो कह रहा है 2015 में इंटरलोक्यूटर बने थे और यहाँ तक कि स्टेट का गवर्नर बनने के बावजूद आज तक ये बने हुए हैं सेंटर के इंटरलोक्यूटर। सेंटर और इन क्रिमिनल्स के बीच में बातचीत करवाने का काम करते हैं मिस्टर रवि, हमारे गवर्नर साहब। समझ गए सेंटेंस को? टेकअप करना मतलब किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, किसी चीज़ को अपने अंडर में लेना। इंटरलोक्यूटर वर्ड को मैंने खबरी पे अच्छे से तोड़ के बताया था। जिन लोगों ने लोकवा और लोकू वर्ड मेरे साथ दोनों देखे हैं, लोकवेट और लोकू, है ना, उनको अच्छे से पता होगा। इंटर मतलब बीच में, लोकू मतलब बातचीत करना। दो लोगों के बीच में बातचीत करवाने का काम करता है इंटरलोक्यूटर। खबरी आपका सही बता रहा हूँ मैं, जो कंटेंट वहाँ दे रहा हूँ ना, वो आप 3-4 किताबें पढ़ लोगे ना, जो वर्ड पावर वेरी इजी और ऐसी 3-4 और रूट वर्ड्स की, उसके बाद में वो कंटेंट आप सीखोगे जो आपको खबरी पे पका पका दे रहा हूँ, है ना। कोशिश करें अभी से ही काम करना शुरू करें रूट वर्ड्स के ऊपर, आज से ही। आगे बढ़ते हैं। कह डिस्पाइट द सेंटर्स हिड स्टेटमेंट्स heralding a Naga peace accord since 2015, it is nowhere close to finalizing it with the groups। बावजूद सेंटर की हेडी स्टेटमेंट्स के, बावजूद सेंटर की एक्साइटिंग स्टेटमेंट्स के, हेडी का मतलब होता है बहुत एक्साइटिंग कोई चीज़ हो, या बहुत कोई चीज़ जोखिम से भरी हो, एक्साइटिंग हो, जोखिम से भरी हो, या फिर कोई चीज़ बहुत प्रैक्टिकल हो। अभी इस वर्ड को मैं आपको बताऊंगा। कह रहा बावजूद सेंटर की इस हेडी टाइप की स्टेटमेंट्स के। अच्छा कैसी स्टेटमेंट्स है भाई? जो कि हेराल्ड करने वाली हैं, जो कि दिखाने वाली हैं एक नागा पीस अकॉर्ड को, और कब से? सिंस 2015 से, है ना। बार बार दिखाती हैं कि हम नागा पीस अकॉर्ड को करके रहेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, हेराल्ड करती हैं इस बात को। कह रहा बावजूद इस चीज़ के, इट इज़ नोवेयर क्लोज टू फाइनलाइजिंग इट विद द ग्रुप्स, ये कहीं भी नहीं है। इट इज़ नोवेयर, नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं। कह रहे कहीं भी नहीं है नज़दीक फाइनलाइज करने के इस चीज़ को ग्रुप के साथ, है ना। इन ग्रुप्स के साथ आज भी फाइनलाइज करने के बिल्कुल नज़दीक में कहीं भी ये सेंटर अभी तक आया नहीं है। नोवेयर वर्ड को मैंने तोड़ दिया है। नो मतलब नहीं, वेयर मतलब कहीं, कहीं भी नहीं मतलब नोवेयर। तो आज भी सेंटर नोवेयर क्लोज टू है, बिल्कुल भी कहीं नज़दीक नहीं है बावजूद इस चीज़ के, इस काम के। हेराल्ड करना होता है किसी चीज़ को। हेराल्ड क्या होता है? आप पहले से ही परचम ले रहते हो ना किसी चीज़ का, हिंदी में बोलते हैं परचम ले रहना, है ना। कैसा वाला? अब पहले ही बता दो कि मैं ये काम करने वाला हूँ, है ना। मैसेज दे दिया आपने सबको, हेराल्ड कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, इस तरीके से हेराल्ड करना होता है। इसको एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं भविष्यवाणी कर रहे हैं ना, प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो बार बार सेंटर ऐसी एक्साइटिंग स्टेटमेंट देता था कि इस साल तो हम करके रहेंगे इस काम को, फिर भी आज तक सेंटर नज़दीक नहीं आया। सेंटेंस में देखने वाला वर्ड आया था हेडी। हेडी मैंने आपको बता दिया। अगर आप जैसे शराब का नशा होता है ना, अगर आपने लिया हो तो आपको पता होगा वो जो फीलिंग होती है उसको हेडी फीलिंग बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत एक्साइटमेंट होती है और साथ में अल्कोहल आपको थोड़ा रिस्की भी बना देता है आपके बिहेवियर को, तो वो हेडी बिहेवियर होता है ना।
अभी सेंटर यहाँ पे वैसा तो कुछ काम कर नहीं रहा, तो इसका दूसरा मीनिंग निकलेगा, उसको बोलेंगे हम बहुत ही प्रैक्टिकल या बहुत ही एक्साइटिंग। ऐसी स्टेटमेंट सेंटर दिया करता था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन सम वेज, कुछ तरीकों से, इन सम वेज दिस इज ड्यू टू द NSCNIM's obstinacy, such as its insistence on retaining a separate flag and a constitution for the state of Nagaland, and its unwillingness to dismantle its parallel administrative and paramilitary structure। तो पूरी गुंडों की गैंग है, ध्यान से देखना। कर कुछ रस्तों से, इन सम वेज, कुछ कारणों से या कुछ तरीकों से, ये जो ऊपर वाली बात है ना जिसमें फाइनलाइज नहीं हुआ, कह रहा कुछ तरीकों से, ये ड्यू टू है, ये कारण से है, इस ग्रुप की जिद के कारण से है। ऑब्स्टिनेसी मतलब जिस चीज़ पे अड़ा हुआ है। जैसे कि कैसी है, इसकी जो इंसिस्टेंस है, इसका जो दबाव है, इसका जो बहुत जोर देना है रिटेन करने पे एक अलग झंडे को, फ्लैग को, और एक अलग संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, स्टेट ऑफ नागालैंड के लिए। और इसकी जो अनविलिंगनेस है, बिल्कुल भी ये मान नहीं रहा इस काम को करने को। अच्छा, कौन सा काम? कि डिसमेंटल कर दूंगा, तोड़ दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा अपनी पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्ट्रक्चर को। तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर तो है ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, है ना, सरकारी स्ट्रक्चर, उसके पैरेलल में, उसके समानांतर में अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ये चलाते हैं, और इनकी खुद की पैरामिलिट्री भी है सरकार की पुलिस के साथ साथ। तो कह रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अड़ा हुआ है ग्रुप जिद पे कि हमारा अलग झंडा होगा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं अपने ऑफिस को बंद करने के लिए और अपनी आर्मी को ब्रेक करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए। समझ गए सेंटेंस को? ड्यू टू को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया अच्छे तरीके से, आपको पता है। अगर लिंक वर्ब या नाउन आ जाए उसके बाद में आप ड्यू टू लगाएंगे, अगर इससे पहले एक वर्ब या एडजेक्टिव हो तो आप ओइंग टू लगाएंगे। दिस हैपेंड ओइंग टू योर मिस्टेक। ओइंग क्यों आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है, इसके बाद में ड्यू टू नहीं आ सकता। तो दिस हैपेंड ड्यू टू योर मिस्टेक इज अ रॉन्ग सेंटेंस। अगला देखो, द एक्सीडेंट, दिस वाज एन एक्सीडेंट ड्यू टू योर मिस्टेक। ये एक्सीडेंट था जो कि कारण से था, तुम्हारी मिस्टेक से, है ना। एक्सीडेंट एक नाउन है, नाउन के बाद में ओइंग टू नहीं आ सकता, ड्यू टू आएगा। this was an accident due to your mistake। this accident was due to your mistake, यहाँ भी due to आएगा, was एक लिंकिंग वर्ब है, लिंक वर्ब के बाद में भी due to आएगा, owing to नहीं आएगा। तो इतना ध्यान रखो, अगर due या owing से पहले एक एडजेक्टिव वर्ब आ रहा हो तो owing को चूज करेंगे, अगर नाउन आ रहा हो, लिंक वर्ब आ रही हो तो आप due to को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिंक वर्ब आ रही थी इस, तो मैंने due to लगा दिया। अभी घुमाना होता आपका दिमाग तो यहाँ owing to मैं लगा के आपको एरर वाला क्वेश्चन दे देता। बढ़े आगे। ऑब्स्टिनेसी होती है जिद आपकी, स्टबर्नेस, इसका ऑब्स्टिनेसी का एक और अच्छा सिनोनिम है ऑब्स्टिनेंस, है ना, मिलते जुलते वर्ड है ऑब्स्टिनेंस और ऑब्स्टिनेसी, दोनों का मतलब होता है आपकी जिद। इंसिस्टेंस भी होता है, आप जिस चीज़ पे डिमांड करते हो, अर्ज करते हो, एम्फेसिस करते हो, बार बार जोर देके कहते हो। कह रहा है द डिस्ट्रस्ट इट इन्वॉक्स अमंग अदर नागा ऑर्गेनाइजेशंस बिसाइड्स अदर नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स कोर आइडियोलॉजी ऑफ ए ग्रेटर नागालिज्म एंड द इनहेरेंट डिफिकल्टीज इन गेटिंग other insurgent actors on board have made this conflict that persists despite the ceasefire and a problem that does not lend itself to a quick solution। सेंटेंस लंबे हैं पर ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे बन जाएंगे अगर आप सब्जेक्ट को पकड़ो तो। कह डिस्ट्रस्ट जो है ना, जो भरोसा तोड़ने का जो काम है, और कौन सा काम करे, जो कि ये इन्वोक करता है। अब ये कौन है, मैं आगे पता लगेगा। कह रहा डिस्ट्रस्ट जो है, एक दूसरे पे शक जो है, जो कि ये इन्वोक करता है, और किन के बीच में? दूसरी नागा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, दूसरी नागा की और दूसरी जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में। कह रहे साथ ही साथ बिसाइड्स दूसरे अदर नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट्स के। अच्छा क्यों? क्योंकि इसकी कोर आइडियोलॉजी है एक ग्रेटर नागालिज्म की। ये कहते हैं हम नागालिज्म जो है ना उसको आगे लाएंगे, नागालैंड को सबसे पावरफुल बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अब देखो इट की बात हो रही है, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इन गुंडों की बात हो रही है। कह रहा है जो डिस्ट्रस्ट ये इन्वोक करते हैं ना दूसरी नागा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, साथ ही साथ दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट्स के बीच में, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी, इसका विचार है ग्रेटर नागालिज्म। कह रहा है और जो इनहेरेंट डिफिकल्टीज है, अंदर बसी हुई जो परेशानियां हैं, इनहेरेंट है, और किसमें? गेट करने में दूसरे इंसर्जेंट एक्टर्स को, दूसरे बागी एक्टर्स को, दूसरे बागी ग्रुप्स को ऑन बोर्ड मतलब अपने साथ में लाना। तो कह रहा दूसरी डिफिकल्टीज हैं इनको अपने साथ में लाने की। कह रहा इन्होंने बना दिया है मेड दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट को, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कैसा जो कि परसिस्ट करता है, बना हुआ है बावजूद सीज फायर के। और कह रहा है एक प्रॉब्लम है जो कि अपने आप को सोल्यूशन को लेंड नहीं करती है, जो कि अपना कोई सोल्यूशन जो नहीं निकाल पा रही है। एक बार सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ 10 सेकंड में, फिर इसके अंदर की वोकैबुलरी ग्रामर देखेंगे। डिस्पर्स जो ये जगाता है ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन,
इन्वोक करती है दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में नागालैंड की, साथ ही साथ दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट्स के बीच में, क्योंकि इसकी कोर आइडियोलॉजी यही है, बेसिक इसका ख्याल यही है कि ग्रेटर नागालिज्म को हम फॉलो करेंगे, नागालैंड को सबसे पावरफुल बनाएंगे, है ना। और अगर जो इनहेरेंट डिफिकल्टीज जो है ना, जो अंदर बसी हुई परेशानियां हैं, लाने में दूसरे बागी एक्टर्स को, दूसरी बागी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन बोर्ड बातचीत में अपने साथ, कह रहे ये जो काम है ना दोनों इन्होंने बना दिया है इसको एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसी लड़ाई जो कि बनी हुई है बावजूद सीज फायर के, और कह रहा है एक ऐसी प्रॉब्लम बना दिया है जो कि कोई सोल्यूशन जिसका दिखता नहीं है, द प्रॉब्लम दैट डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू अ क्विक सोल्यूशन। आ गया समझ में? सब्जेक्ट वर्ब मिला है तो बहुत सिंपल है, नहीं मिला है तो पूरा दिन लग जाएगा एक सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करने में। सब्जेक्ट वर्ब आपकी पावर है, अगर बेसिक है ना आपके पास टूल है सब्जेक्ट वर्ब्स। डिस्ट्रस्ट और इनहेरेंट डिफिकल्टीज, इन दोनों का वर्ब आया हैव मेट, इट की वर्ब आई है इन्वोक्स, दैट की वर्ब आई है परसिस्ट, दैट की वर्ब आई है डज नॉट लैंड, है ना। अब देख लो ये डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू अ क्विक सॉल्यूशन कौन सी वाली ये एक स्ट्रक्चर है, 10 सेकंड में समझ जाओगे आप ध्यान से देखोगे तो। लैंड वनसेल्फ टू समथिंग, आई लैंड माई सेल्फ टू दैट थिंग, है ना, समथिंग कोई भी चीज़ हो सकती है वो। शी लैंड हरसेल्फ टू दैट थिंग, है ना। दे लेंट देमसेल्फ टू दैट थिंग। तो आई मी वी जो भी आप लगाओगे उसके हिसाब से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आगे यूज़ करेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अपने टैलेंट को किसी काम में यूज़ करना। ही लेंट हिमसेल्फ टू द प्रोजेक्ट एज एन असिस्टेंट, उसने अपने टैलेंट को एज एन असिस्टेंट इस प्रोजेक्ट के सामने रख दिया, समझ गए ना। प्रोजेक्ट में एज एन असिस्टेंट अपने टैलेंट को यूज करेगा, ही लेंट हिमसेल्फ टू द प्रोजेक्ट एज एन असिस्टेंट, है ना। तो पहला काम क्या होता है, अपने टैलेंट को किसी काम में यूज करना। दूसरा क्या है, किसी चीज़ के लिए यूजफुल होना। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है ना, किसी काम में आ जाओगे आप, किसी प्रोजेक्ट के काम आ जाओगे, अपना टैलेंट यूज़ करोगे, उसके लिए यूजफुल भी हो जाओगे। तीसरा होता है सूटेबल होना किसी काम किसी चीज़ के लिए, है ना। द रूम डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू स्टडी, रूम बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है स्टडी के लिए, इस रूम में स्टडी की नहीं जा सकती, इतना खराब रूम है ना। द सिचुएशन डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू ए क्विक सोल्यूशन, ये सिचुएशन जो है बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है एक क्विक सोल्यूशन के लिए, इस सिचुएशन का कोई क्विक सोल्यूशन आप निकाल ही नहीं सकते, समझ गए ना। तो बी सूटेबल फॉर लैंड इटसेल्फ टू समथिंग, बस यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। ये सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसका कोई क्विक सोल्यूशन जो है बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देता है। आई थिंक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है येट विदाउट एन एग्रीमेंट टू रेन इन ऑल इंसर्जेंट ग्रुप्स द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव लिटिल लीवे in imposing its will and prevent the blatant extortion that is hampering the development and law and order। सभी से चैलेंज करूंगा, मुझे यहाँ पे इसमें एरर ढूंढ के बताएं। आज की एरर मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, चिंता मत करो, आप सभी से चैलेंज है मेरा, इसके अंदर मुझे एक एरर ढूंढ के बताएं। अगर आप बता सकते हैं, जितनी देर में मैं इस सेंटेंस को एक्सप्लेन आपको करता हूँ, जो बता सकते हैं कॉमेंट में डालना, आपका चैलेंज आपको मैं अभी दे रहा हूँ। कह रहा है येट, फिर भी बिना एक एग्रीमेंट के, जो कि रेन इन करने का है, कंट्रोल करने का है, लगाम लगाने का है इन इंसर्जेंट ग्रुप्स पे, इन जो है बागी ग्रुप्स के ऊपर। कह रहा बिना फिर भी एक ऐसे एग्रीमेंट के हुआ क्या, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट विल हैव बहुत ही कम लीवे, बहुत ही कम जो है ना स्कोप, लीवे होता है किसी काम को करने का स्कोप, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत कम स्कोप होगा, और किस काम में, इम्पोज करने में, किसको, इसकी विल को, इसके संकल्प को, इसके जज्बे को, और किस काम में, प्रिवेंट करने में, रोकने में, ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन को, खुलेआम होने वाले मनी लॉन्ड जो है पैसे की उगाई को, कह रहे जो कि हैम्पर कर रही है, बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही है, बुरा प्रभाव डाल रही है डेवलपमेंट पे और कानून व्यवस्था पे। तो अगर फिर भी एक एग्रीमेंट के बिना है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत कम रूम है, बहुत कम लीवे है कि वो इम्पोज कर पाएगी अपना जो जज्बा है, संकल्प है, और रोक पाएगी इस ब्लेटेंट को, खुलेआम होने वाले ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन को, जो कि इसके लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट दोनों को हैम्पर कर रहा है। अब आ जाओ इसके अंदर वोकैबुलरी पे, फिर मैं बताऊंगा, जरूर बताना मुझे जिसको एरर मिल गई है। रेडिंग करना होता है कंट्रोल करना, लगाम लगाना किसी चीज़ पे, आप कर्व बोल सकते हो इसको, है ना, CURV, कर्व का मतलब भी यही होता है, जस्ट अ मिनट, कर्व, है ना। अच्छा, लीवे आपको बता दिया, मार्जिन, स्कोप, लैटिट्यूड। एक एडिटोरियल किया था मैंने शुरुआती 20 वीडियोस के अंदर, एक एडिटोरियल था नो मोर लीवे, है ना, वो मेरी पहली वीडियो थी जो वायरल हुई थी, उसमें मेरी 200 व्यूज़ आती थी, वो पहली वीडियो थी जिसमें 2000 व्यूज़ आई थी, है ना, कुछ ऐसा था। बताना मुझे कितने लोग उस वक्त से मेरे साथ में हैं। नो मोर लीवे नाम का एक RBI पे एडिटोरियल हमने किया था आज से 1 साल पहले, शुरुआती 15 वीडियोज़ में से एक वीडियो थी वो। चलो, लीवे वर्ड समझ गए ना, मतलब मार्जिन, स्कोप या लैटिट्यूड, किसी काम के लिए करने का आपको थोड़ा सा मार्जिन मिले, लीवे। अच्छा, अब आ जाए एरर पे। हैम्पर करना होता है अफेक्ट करना, इम्पीड करना, हिंटर करना, ऑफसेट करना, किसी को रोकना, बुरा प्रभाव डालना, हैम्पर करना। एरर अपनी ये है, गवर्नमेंट विल हैव लिटिल लीवे इन इम्पोजिंग इट्स विल एंड इन प्रिवेंटिंग द ब्लेटेंट एक्सटॉर्शन।
इन इम्पोजिंग इट्स विल एंड इन प्रिवेंटिंग द ब्लड एंड डिस्टॉर्शन। अब देखो ये बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स लिखता है ना, छोटी छोटी चीजें भूल जाता है, तो पैरेललिज्म फॉलो करना था आपको, है ना। लिटिल लीवे टू इम्पोज इट्स विल एंड प्रिवेंट ब्लड एंड डिस्टॉर्शन होता तो चल जाता। यहाँ पे इन इम्पोजिंग की जगह मैं टू इम्पोज लिख दूं तो ये प्रिवेंट सही है, लेकिन यहाँ पे इन इम्पोजिंग आया ना, तो यहाँ पे भी इन प्रिवेंटिंग ही आएगा। उस इन को आप निकाल सकते हो पर प्रिवेंट नहीं छोड़ोगे, प्रिवेंटिंग ही लिखोगे। तो पैरेललिज्म फॉलो नहीं करने के कारण ये स्ट्रक्चर नल एंड वॉइड है, खराब स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मुझे प्रिवेंटिंग लिखना चाहिए था इस इन के कारण, ठीक है ना। कितने लोगों को मिली बताना जरूर मुझे। द बॉल इज नाउ इज देयरफॉर इन द कोर्ट्स कोर्ट एंड बाय एक्सटेंशन इट्स इंटरलोक्यूटर मिस्टर रवीज इन फाइंडिंग अ वे टू एड्रेस दिस नॉटी इशू। कह रहा जो बॉल है, जो गेंद है, अब इस प्रकार से देयरफॉर कोर्ट में है, सेंटर के पाले में आ गई है गेंद, अब है ना। अब सारा काम सेंटर को करना है, गवर्नर साहब ने जो करना था बोलना था वो बोल चुके। कह रहा और बाय एक्सटेंशन आगे बढ़ा करके इसके इंटरलोक्यूटर की पाले में आ गई है ना। सेंटर के पाले में आने का मतलब है बीच बचाव में करने वाला जो मध्यस्थ है, इंटरलोक्यूटर है, उसके पाले में आ गई है। कह रहा जिसका नाम है मिस्टर रवि। अच्छा क्यों आ गई है? फाइंड करने में एक रास्ते को एड्रेस करने के लिए, इस नॉटी इशू को, इस गांठ वाले इशू को, इस ट्रिकी इशू को, इस ट्रबलसम पजलिंग इशू को। तो कह रहा सारा काम होने के बाद अब कहा था यहाँ पे प्रतिक्रिया देगा सेंटर, सारा काम उसको करना है। और बाय एक्सटेंशन सेंटर का मतलब है हम बात कर रहे हैं मिस्टर रवि की, है ना। कह रहा दिस द गवर्नर मस्ट डू, इस काम को गवर्नर साहब को करना ही चाहिए, इस काम को गवर्नर साहब को जरूरी अंजाम देना चाहिए। और कैसे देना चाहिए? कह रहा नोट बाय यूजर्पिंग द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यूजर्प करके, चैलेंज करके, अनऑथोराइज करके अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, ऐसा ना करके, है ना, नॉट बाय। और किस में? गवर्नेंस मैटर्स में, प्रशासन के मामलों में। तो कह रहे गवर्नर साहब को ये एड्रेस कैसे करना है? सरकारी अथॉरिटी को यूजर्प करके नहीं करना है, उसको अपने हाथ में लेकर के नहीं करना है, और करना है बट बाय पेशेंटली रीफोकसिंग ऑन द पीस प्रोसेस, चुपचाप रीफोकस करके पेशेंस के साथ पीस की प्रोसेस पे। तो गवर्नर साहब ने जो अपने ऊपर ले लिया ना कि सारे ट्रांसफर अब मैं करवाऊंगा, मेरे हिसाब से होगा, तो कह रहा है ऐसे यूजर्प करके नहीं होगा स्टेट की अथॉरिटी को, पीसफुली पीस प्रोसेस के अंदर घुसो, इसको अंजाम दो, इस नॉटी इशू को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। समझ गए ना। तो कह रहा है यूजर्प नहीं करना है, हथियार नहीं लेना है, टेक ओवर नहीं कर लेना है किसी चीज को। यूजर्प से एक बहुत अच्छा फ्रेज बनता है एब्रोगेट इटसेल्फ, इसका मतलब होता है हिंदी में ठेका लेना। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारियों का ठेका नहीं लिया, तो आप हिंदी इंग्लिश में कैसे बोलोगे? द गवर्नमेंट एब्रोगेटेड हिमसेल्फ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट साहब ने ठेका ले लिया स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी का। आई डो नॉट एब्रोगेट माई सेल्फ टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई ठेका नहीं है, है ना। हिंदी में बोलते हैं ठेका लेना, इंग्लिश में बोलते हैं एब्रोगेट हिमसेल्फ। तो जॉब का एक सिनोनिम है। अच्छा लगा हो तो जरूर से मुझे बताना। कोशिश मेरी ये रहती है वीडियो को छोटे छोटा रखा जाए, पर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मुझे नज़रअंदाज करने में मज़ा नहीं आता। आप यूट्यूब पे इस तरह से पढ़ने के शौकीन हो जिसमें आपको 5 मिनट में 10 एरर के क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं, आपको उनके पीछे का लॉजिक भी नहीं पता होता, और सुबह आप है ना एक भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा आपको याद भी नहीं होगा जो आपने रात में सीखा होगा। मेरी इच्छा ऐसा काम करने की नहीं है, मेरी इच्छा है मैं वो चीज़ आपको बताऊं, उस अंदाज में बताऊं जैसे मैंने सीखा है, जैसे मेरे दिमाग में है वैसे आपके दिमाग में बैठे। इसमें लगता है टाइम, आपको भी पेशेंस देना पड़ेगा इन वीडियोस के जरिए, नहीं तो आप कोचिंग सेंटर्स में जाओगे वहाँ भी आपको पेशेंस से 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस लेनी है ना। तो वही काम हम यूट्यूब पे कर रहे हैं, पैसे खर्च ना हो किसी के, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। ज़रूर से कोशिश करना इस वीडियो को एक लाइक देने की और शेयर देने की। आपके शेयर्स और लाइक्स के भरोसे ही चैनल चलता है, टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है प्रमोट करने का चैनल को। कंटेंट डालता हूँ आंख बंद करके आपके सामने रोज़ शाम में। चलिए मुलाकात लूँगा प्रोबेबली आज रात में 9:30-10 बजे मिलूँगा लाइव। कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, आज रात में देखते हैं, मिलते हैं, है ना। साइनिंग आउट।